विद्या प्रतिष्ठान्स इंग्लिश मीडियम स्कूल इंदापुर से मैं स्मिता राउत प्रस्तुत कर रही हूँ हमारा व्याकरण का पहला पाठ भाषा। प्यारे बच्चों, हमें इस चित्र में पेंसिल और रबड़ के संवाद के माध्यम से उनके बीच में क्या बातचीत हो रही है ये बताया गया है। तो आइए देखते हैं पेंसिल क्या प्रश्न पूछती है और रबड़ उसे क्या जवाब देता है। पेंसिल कहती है, मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, मेरी वजह से तुम्हें बहुत कष्ट झेलना पड़ता है। इस पर रबड़ कहता है, नहीं बहन, तुम ऐसा क्यों कह रही हो। पेंसिल कहती है, देखो ना, अब गलती तो मैं करती हूँ और मिटाना तुम्हें पड़ता है। रबड़ उसे कहता है, पर यह तो मेरा काम ही है, मैं तो सिर्फ अपना काम करता हूँ। पेंसिल कहती है, मेरी गलतियों को सुधारते सुधारते तुम कितने छोटे हो गए हो। रबड़ उसे कहता है, पेंसिल बहन, तुम मेरा आकार देखकर दुखी मत हो जाओ, यह तो मेरा काम है और मुझे अपना काम बहुत पसंद है। बच्चों, क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पेंसिल और रबड़ एक दूसरे तक अपने मन की बात किसके द्वारा पहुँचा रहे हैं? हाँ, आपने सही पहचाना, दोनों भाषा के द्वारा अपनी बात एक दूसरे को समझा रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत छोटे बच्चे जिन्होंने अभी बोलना नहीं सीखा, वे भी संकेतों से अपने मन के भावों तथा विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पशु पक्षी भी तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं, इस तरह वे अपनी बात कहते हैं। हम भी अपनी बात कभी इशारों में तो कभी बोलकर और कभी लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। तो देखो, जो पशु पक्षी होते हैं उन्हें बोलना नहीं आता, तो वो क्या करते हैं, तरह तरह की आवाज़ें निकालते हैं और उन्हीं के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। और जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें भी बोलना नहीं आता, तो वो भी इशारों में ही अपनी बात अपनी माँ या अपने परिवारजनों को बताते हैं। तो देखो, आप अपना उदाहरण लें तो भी चल सकता है। कभी कभी आप कक्षा में बैठे हो और आपकी अध्यापिका आपको चुप बैठने के लिए कहती है, तो आप क्या करते हो, अपनी बात आप एक दूसरे से इशारों में करते हो, यानी आप अपने मित्रों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ इशारों में बात करते हो। तो देखो, इस प्रकार हम कभी कभी इशारों में, कभी बोलकर तो कभी लिखकर अपने मन के भाव, अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। और इन सब के लिए हमें भाषा का सहारा लेना पड़ता है। मन की बात दूसरों तक पहुंचाने और दूसरों की बात को समझने का साधन भाषा कहलाता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, पहला है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। तो जब हम बोलकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं, तो वह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। यानी हम अपने विचार, अपने भाव दूसरों तक बोलकर भाषा के माध्यम से पहुंचाते हैं, यानी बोलकर पहुंचाते हैं और समझने वाला उसे सुनकर समझता है। तो इसे भाषा का कौन सा रूप कहा जाता है? मौखिक रूप कहा जाता है। जब हम पुस्तक, पत्र या भाषा के किसी भी दूसरे लिखित रूप द्वारा अपनी बातें दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात पढ़कर समझते हैं, तो वह भाषा का लिखित रूप कहलाता है। तो देखो, जब हम अपने मन के भाव या अपने विचार पत्र लिखकर,
पुस्तक लिखकर या फिर कोई वर्तमान पत्र में लेख लिखा जाता है उस प्रकार का लेख लिखकर या फिर कविता लिखकर दूसरों तक अपने मन के विचार पहुंचाते हैं और दूसरे लोग हमारी बात जो लिखी हुई होती है वो पढ़कर समझते हैं या फिर हम दूसरों की लिखी हुई बात कभी कभी पढ़कर समझते हैं। तो इस भाषा के रूप को क्या कहते हैं? भाषा का लिखित रूप कहते हैं। तो इसमें विशेषता क्या है? विशेष भाषा के बारे में बताया गया है। जो भाषा पूरे देश में अधिकांश लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। हिंदी को भारत की राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारत की राजभाषा हिंदी है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। तो देखो राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं ये यहाँ पर बताया गया है। जो भाषा पूरे देश भर में अधिकांश लोगों द्वारा यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों द्वारा बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। और हमारे भारत की राष्ट्रभाषा है हिंदी। भारत की राजभाषा भी हिंदी ही है। हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। हमारे स्कूल में भी हम ये हिंदी दिवस मनाते हैं। अन्य भाषाएं। संसार में बहुत सी भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। आपने अपनी कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे देखे होंगे जो अलग अलग राज्यों से आए होंगे। जैसे कोई महाराष्ट्र का तो कोई पंजाब का, कोई गुजरात का तो कोई बंगाल का और कोई उड़ीसा का। सबकी अपनी अपनी भाषा है। आइए जाने कुछ भाषाएं। गुजरात की भाषा है गुजराती। महाराष्ट्र की भाषा है मराठी। पंजाब की भाषा है पंजाबी। पश्चिम बंगाल की भाषा है बांग्ला। तमिलनाडु की तमिल और कर्नाटक की भाषा है कन्नड़। लिपि। हर भाषा को अलग अलग तरीके से लिखा जाता है। लिखने का यह ढंग ही लिपि कहलाता है। तो यहाँ पर लिपि किसे कहते हैं इसके बारे में हमें जानकारी दी गई है। तो देखो हर भाषा को अलग अलग तरीके से अलग अलग प्रकार से लिखा जाता है और लिखने का यही तरीका लिपि कहलाता है। यानी भाषा के लिखने के तरीके को लिपि कहा जाता है। कुछ प्रमुख भाषाओं एवं उनकी लिपियों के नाम इस प्रकार हैं। भाषा हिंदी, संस्कृत, गुजरात, मराठी, नेपाली की भाषा है की लिपि है देवनागरी। अंग्रेजी की लिपि है रोमन। उर्दू की लिपि है फारसी। पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी और बांग्ला भाषा की लिपि है बांग्ला। तो यहाँ पर प्रमुख भारतीय भाषाओं की प्रमुख लिपियों को हम भारतीय मुद्रा के रुपयों पर भी देख सकते हैं। तो देखो भारत जो है वो एकात्मता से भरा हुआ देश है। भारत में कई प्रकार के धर्म हैं, कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं। इसके बावजूद भारत में एकात्मता नजर आती है और यही एकात्मता का हमें यहाँ पर परिचय हो रहा है। यही एकात्मता हमें यहाँ पर 500 रुपए की नोट पर नजर आ रही है। इस 500 रुपए के नोट पर भारत की प्रमुख लिपियों को हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हमने इस पाठ के माध्यम से जो पढ़ा है उसे एक बार फिर से दोहराते हैं। भाषा मन के भाव प्रकट करने का साधन है। हम दूसरों के विचार सुनकर और पढ़कर समझते हैं। हम अपने विचार बोलकर और लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं। मौखिक और लिखित भाषा के दो रूप होते हैं।
लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।